हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए समाजशास्त्र के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि 2021 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चैप्टर 1, 2, 3 आ रहे हैं एग्ज़ाम में। उन्हीं चैप्टर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्य समस्याएं क्या हैं। भारत के राष्ट्रीय जो एकीकरण है उसमें समस्याएं क्या हैं। तो भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं: क्षेत्रीयतावाद, पृथक राज्य की मांग, भाषाओं में विभिन्नता तथा आतंकवाद। ये सभी भारत के एकीकरण में रुकावट पैदा करते हैं। इन समस्याओं के कारण अक्सर दंगे, हड़तालें तथा परस्पर विरोध होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्र एक भिन्न विषय क्यों है। अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से कोई समाज के बारे में कुछ जानता है। अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर, विद्यालय या अन्य स्थानों से प्राप्त होती है, जबकि समाज के बारे में हमारा अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के प्राप्त होता है। समय के साथ बढ़ने वाला यह एक अभिन्न अंग की तरह है जो अस्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्ति तरीके से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, समाज के आधारभूत कार्य क्या हैं। समाज के आधारभूत कार्य क्या होते हैं। तो क्या कार्य हैं? सदस्यों की नियुक्ति, सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण, आदेश का पालन, विशेषज्ञता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो कौन कौन से कदम उठाए गए थे? उत्पादन के क्षेत्र में नई यांत्रिक तकनीक का इस्तेमाल, व्यापार में नई बाजार व्यवस्था की शुरुआत, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, अखिल भारतीय स्तर पर लोक सेवा आधारित नौकरशाही का गठन, लिखित तथा औपचारिक कानून का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किन समाज सुधारकों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधार आंदोलन चलाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है। मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ होता है। कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों होती है, जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। तो आंसर पढ़ते हैं इसका। जन्म दर क्या होता है? सबसे पहले जन्म दर से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, राज्य अथवा कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, एक निर्धारित अवधि के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या से है। जन्म दर क्या होता है? एक निश्चित अवधि के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या को जन्म दर कहते हैं। बच्चे के जन्म दर की निम्नलिखित विधि से व्यक्त किया जाता है: B/P/100, जहां B जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, P होती है संपूर्ण जनसंख्या। यह कच्चा जन्म दर है क्योंकि इसमें आयु को व्यक्त करने वाले अनुपात को सम्मिलित नहीं किया गया है। जन्म दर को एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वालों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जन्म दर पर उल्लेखनीय रूप से वातावरण की स्थितियों, सामाजिक स्थितियों, विवाह की आयु, प्रजनन क्षमता, धार्मिक विश्वासों तथा शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। ये जन्म दर पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। नेक्स्ट है, इसी में मृत्यु दर क्या होती है। तो मृत्यु दर से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, राज्य अथवा कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या होती है। प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं मृत्यु दर। धीमी जन्म दर का कारण क्या होता है? जन्म दर सापेक्ष रूप से धीमी होती है, जबकि मृत्यु दर को तेजी से कम किया जा सकता है। इसके निम्न कारण हैं: सार्वजनिक स्वास्थ्य के अनेक उपाय तथा चिकित्सकीय प्रगति मृत्यु दर को तत्काल नियंत्रित कर सकती है। सभी अच्छा स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन चाहते हैं,
जीवन से लगाव होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उच्च श्रेणी की बेहतर चिकित्सा तथा तकनीकी सेवाओं की मदद लेता है। जन्म दर का संबंध चूंकि लोगों की मनोवृत्ति, विश्वास तथा मूल्य से है, इसलिए यह उच्च बना रहता है। जन्म दर का संबंध धार्मिक विश्वास से है तथा पूर्णतः यह एक सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना है जिसमें काफ़ी धीमी गति से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी अन्य देश की तुलना में भारत में अधिक मातृ मृत्यु के कौन से कारण हैं? मतलब क्या कारण है कि भारत में मातृ मृत्यु दर अधिक होती है? इस समस्या पर काबू पाने हेतु भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? तो क्या कारण है? पिछड़ापन तथा गरीबी और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, जागरूकता की कमी तथा शिक्षा, ये कारण है। अब भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। भारत सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन 264 जिलों में प्रभावकारी कदम उठाने की घोषणा की है जहां लगभग 70% मातृ तथा शिशु मृत्यु होती है। भारत सरकार गंभीरतापूर्वक एक मातृ तथा शिशु खोज पद्धति का क्रियान्वयन कर रही है। इसके अंतर्गत गर्भधारण करने वाली प्रत्येक महिला की सूची बनाई जाएगी ताकि उनका संस्थागत प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल तथा नवजात बच्चे का प्रतिरक्षण किया जा सके। फिर थर्ड है, भारत सरकार मातृत्व स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन हेतु प्रतिबद्ध है तथा इसने विशेष तौर पर महिला तथा बाल स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु $3.5 बिलियन खर्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति व्यवस्था बाध्य करती है? कुछ के बारे में लिखो। तो कौन से नियम हैं? जन्म आधारित जाति व्यवस्था, विवाह संबंधी कठोर नियम, खान पान के नियम, व्यवसाय संबंधी नियम, स्थिति का अधिक्रमित नियम। कुछ पॉइंट हैं, इसके बारे में लिखा भी हुआ है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। तो क्या किन आधार पर जो है जनजातियों का वर्गीकरण किया जाता है? जनजाति समाज का वर्गीकरण अर्जित लक्षण और स्थायी लक्षण, आकार के आधार पर वर्गीकरण, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण जैसे आर्य, निग्रोइड, द्रविड़, ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड। नेक्स्ट रहेगा इसी में अर्जित लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। एक है आजीविका के साधन जैसे झूम खेती करने वाले, बागवानी तथा औद्योगिक कार्य करने वाले, खेतीहर और मछुआरे। फिर है सांस्कृतिकरण के द्वारा जनजातियों को हिंदू समाज में आत्मसात करने तथा शूद्र वर्ण वालों को स्वीकार करने की सीमा। इन लोगों को हिंदू समाज में उनके व्यवहार तथा वित्तीय स्थिति देखकर शामिल किया गया। आकार की दृष्टि से जनजातियों की संख्या सर्वाधिक 70 लाख है, जबकि सबसे छोटी जनजातियों की संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 100 व्यक्तियों से भी कम है। सबसे बड़ी जनजातियां गोंड, भील, संथाल, ओराव, मीना, बोडो और मुंडा हैं। इनमें से सभी की जनसंख्या कम से कम 10 लाख है। फिर है भाषा के आधार पर वर्गीकरण जैसे इंडो आर्यन, तिब्बती से बर्मन, ऑस्ट्रिक और द्रविडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं? तो परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा परिवार के प्रकार, एकल परिवार और विस्तारित परिवार। एकल परिवार, इसमें माता पिता तथा उनके बच्चे शामिल होते हैं। विस्तारित परिवार क्या होता है? इसमें एक से अधिक दंपति होते हैं तथा अक्सर 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। परिवार के विविध रूप क्या हैं? मातृवंशी, पितृवंशी, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृवंशी तथा पितृवंशी। इसमें उत्तराधिकार के नियमों पर आधार होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और वीडियो को लाइक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप RVC क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।